नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने निमंत्रण दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को पत्र लिख के निमंत्रण दिया गया और 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को आने का निमंत्रण दिया गया है, जिसमें यूएई, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका को पत्र लिखा गया है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए ऐतिहासिक होगा, यह भी उन्होंने कहा। यूपी में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद अनुकूल परिस्थितियों का जिक्र उसमें किया गया है। तो यूपी की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 की भी जानकारी इसमें दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर और इन्वेस्ट को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इसको लेकर कई तरह के इवेंट भी किए जा रहे हैं। 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को आने का निमंत्रण दिया गया है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक पत्र नंदगोपाल नंदी की तरफ से लिखा गया है, इनमें किन बातों का जिक्र किया गया? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2023 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 13 देशों के जो वित्त मंत्री हैं या जो औद्योगिक मामलों के जो सलाहकार हैं या वहां पर औद्योगिक मामले देखते हैं, ऐसे 13 देशों के प्रतिनिधियों को पत्र लिखा गया। इस पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हम 2023 में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको हर वो बेहतर सुविधा संसाधन उपलब्ध कराया जाए जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 में हमने जिक्र किया है। सीधे तौर पर हम इन देशों की बात करें तो इसमें यूएई है, उसके अलावा जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा जैसे देश हैं। उनके देशों के जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं उनको ये पत्र भेजा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में जनशक्ति मौजूद है, सस्ता श्रम उत्तर प्रदेश में मिल सकता है, साथ ही साथ इंडस्ट्री के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो नीति लाई गई है उसमें भी इन सारी चीजों का खासा ख्याल रखा गया है कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत चीजों को निवेशकों को उपलब्ध कराया जाए, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए जरूरी है वो उनको उपलब्ध कराया जाए। एयर कनेक्टिविटी के साथ ही जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसकी सुविधा भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही साथ जो विभिन्न सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से औद्योगिक विकास नीति 2022-23 के तहत घोषणा की गई है, उसकी जानकारी भी इस पत्र के जरिए इन 13 देशों के प्रतिनिधियों को दी गई है। हालांकि 28 तारीख के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उनकी कैबिनेट के करीब 2 दर्जन मंत्री और 2 दर्जन वरिष्ठ आईएएस अफसर भी इस यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें वो विभिन्न देशों में जाएंगे। तो ये पत्र एक औपचारिकता है जो कि अब शुरू कर दी गई है, क्योंकि औद्योगिक विकास विभाग लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरी कर रहा है, तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। तो हम कहें कि करीब 2 महीना पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये पत्र 13 देशों के प्रतिनिधियों को भेजा गया है, ताकि उन देशों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित हों और उत्तर प्रदेश में संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो यूपी के औद्योगिक उद्योग को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए और इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में कैसे आए, इन्वेस्ट कैसे हो उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। और पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पे हैं और गुजरात के बोडाट में एक सभा को संबोधित उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि ये चुनाव न केवल अगले 5 वर्षों के लिए है, बल्कि ये निर्धारित करेगा कि गुजरात 25 वर्षों के बाद कैसा दिखेगा। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, उन्हें सुनते हैं। જ્યાં સૂરજનું પહેલું કિરણ પડે છે, ये अरुणाचल प्रदेशમાં સવારે શરૂઆત કરી, કાશી વિશ્વનાથની ધરતી પર કાર્યક્રમ કરી, જ્યાં સૂરજ આથમે છે છેલ્લે એ પશ્ચિમમાં દમણ આવ્યો, વાપી, વલસાડ, વેરાવળ, ધોરાજી, અમરેલી અને હવે આ બોટાદમાં આ એક જ દિવસમાં
હું જ્યાં જ્યાં ગયો છું અને જે રીતે લોકોનો ઉમંગ અને ઉત્સાહ જોયો છે, લોકોના જે આશીર્વાદ જોયા છે, અમારા ટીવી વાળા એક્ઝિટ પોલ કરતા હોય છે, સર્વે કરતા હોય છે, છાપાવાળા લેખો લખતા હોય છે, પણ હું મારા પ્રવાસ પછી કહી શકું કે ગુજરાતની જનતાએ અભૂતપૂર્વ વિજય અપાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। જ્યાં और इससे पहले अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन से भी उन्होंने मुलाकात की। मंदिर पहुंचे और यहां पे उन्होंने शिव साधना की, शिव भक्ति की, रुद्राभिषेक किया, जलाभिषेक किया शिवलिंग पे और पूजा अर्चना के साथ ही चुनावी आगाज किया और यहां पे कई सभाएं भी की। तो सोमनाथ में प्रधानमंत्री की शिव साधना देखी गई। और दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अब आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। तो आम आदमी पार्टी में महाबल मिश्रा शामिल हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। तो एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस को यह एक बड़ा झटका है, जहां पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने पार्टी का साथ छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनावी सभा में मारपीट हुई है, जहां दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। अरविंद केजरीवाल की पहाड़गंज में चुनावी जनसभा थी और नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। आप सब जानते हैं 4 तारीख को नगर निगम का चुनाव होना है और यहाँ कई महिलाएं एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करती हुई दिखाई दे रही हैं। नगर निगम का चुनाव होना है, मारपीट तक होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। चुनाव होना है। किस बात को लेकर विवाद हुआ, बीच में संवाद करने इसको लेकर कई तरह के सवाल उठे हैं, लेकिन यहाँ पे देखते ही देखते महिलाओं के दो पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर ये थप्पड़ बरसाने लगी, नारेबाजी और धक्का मुक्की होने लगी। आप सब यहाँ पर हैं। ये बताइए कि एमसीडी का सबसे मूल काम क्या है, सबसे मेन काम क्या है? इसी पे मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। इसको साफ कराने का समय आ गया है। और महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे गुट के सांसद और विधायकों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। अगर सावरकर मामले में अपने बयान के लिए जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, तब तक उन्हें मुंबई में पैर नहीं रखने देंगे। सांसद राहुल शेवाले ने याद दिलाया कि वीर सावरकर का अपमान करने वाला इसी तरह का बयान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दिया था। तब बाला साहेब ठाकरे ने अय्यर के खिलाफ जूते मारो आंदोलन किया था। शेवाले ने कहा कि राहुल गांधी जब तक इस बयान के लिए माफी नहीं मांगते, उन्हें मुंबई में पैर रखने नहीं दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पुराने जमाने के आदर्श थे और वाले बयान पे सियासत शुरू हो गई है और शिवसेना सांसद ने राज्यपाल की टिप्पणी को राज्य और मराठा शासक का अपमान बताया। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने से इस्तीफा देने और राज्यपाल को हटाने की मांग की है। संजय राउत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी पुराने जमाने के कैसे आदर्श हो सकते हैं, जबकि राज्य और देश आज भी उनके आदर्शों का पालन करता है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी का विरोध कर रही है, जबकि अब उन्हें राजभवन का विरोध करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल ने 1 साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, फिर भी सरकार चुप है। और महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात ने श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र करते हुए इस बात की आशंका जताई कि राज्य की कई ऐसी युवा लड़कियां लव जिहाद की वजह से लापता हो गई हैं।
ऐसी लापता लड़कियों और महिलाओं की तलाश के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार एक स्पेशल टीम तैयार कर रही है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और भायखला के बीच मौजूद करीब 154 साल पुराने कर्नाक ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। कर्नाक पुल अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1866 से 67 में बनाया गया था और IIT बॉम्बे ने 2018 में इसे लेकिन 2014 से ही इस पर भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। ब्रिज को तोड़ने के वक्त रेलवे ने 27 घंटे के मेगा ब्लॉक का ऐलान किया है, जिसका असर लोकल और अन्य ट्रेनों के लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। मुंबई लोकल का ये मेगा ब्लॉक मेन लाइन पे 17 घंटे, हार्बर लाइन पे 21 घंटे और मेल एक्सप्रेस कोचिंग डिपो की यार्ड लाइन पर 27 घंटों का होगा। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में राजेश्वरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरफ से रास्तों का काम घटिया मटेरियल से किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सेवाग्राम विकास आराखड़ा के अंतर्गत विकास कार्य निधि में से जिले के लिए राशि उपलब्ध कराई थी और पवनार से सेवाग्राम, हमदापुर, सेलेडोह, सिंधी रेलवे को जोड़ने वाला ये रास्ते की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। अब ये रास्ता यातायात के लिए शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें दरारें दिखाई देने लगी हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही उन्हें फरीदाबाद की जनता को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने दशहरा मैदान के विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण और आखिरी अंखीर चौक से दिल्ली सीमा तक विशेष सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास भी किया। इस काम के दायरे में सड़क साइनेज बोर्ड, बरसाती पानी की निकासी की और मरम्मत के अलावा पैदल पथ के निर्माण समेत अन्य सड़क सुरक्षा सुविधाओं को शामिल किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 24.70 करोड़ रुपए है। एक नई सड़क बनेगी। ऐसे ही ईस्टर्न फरीदाबाद और वेस्टर्न फरीदाबाद यानी नया फरीदाबाद और जो ओल्ड फरीदाबाद जिसको कहें NIT और ये सब, इनके रास्ते खास करके जो रोड है और मेट्रो है उसके नीचे से अंडरपास, ये भी 2 लिंक 300 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर हो गए। रेन्यूअल जैसे मैंने बताया 12 रेन्यूअल हैं, 64 जो पुराने बंद पड़े हुए ट्यूबवेल हैं उनको पानी की सप्लाई में बढ़ाई जाएगी। कुछ CC रोड, ये सड़कों के सेक्टर्स की जो डिवाइडिंग रोड है वो बनेगी। जेवर एयरपोर्ट का एक रास्ता वो भी मंजूर हो चुका है। बहुत जल्दी जेवर एयरपोर्ट, आपको दिल्ली एयरपोर्ट की बजाय जेवर एयरपोर्ट जाने में आसानी होगी बजाय दिल्ली एयरपोर्ट के। तो उसके कारण से भी फरीदाबाद का जो विकास है ये पर्याप्त होगा। और फरीदाबाद की पाली चौकी इलाके में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक गहरी खाई में जा गिरा। 200 फीट गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। खाई से चौकी इंचार्ज ऊपर आए हैं, ब्रिज जाने के बाद बाहर निकाला गया। युवक की पहचान बल्लभगढ़ के आदर्श नगर के रहने वाले युवक के रूप में हुई है और वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर कैसे युवक सेल्फी लेने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। काफी हैवी है और ये हाइड्रा देख पा रहे हैं आप, एक बड़ी मशीन हाइड्रा बुलाई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देर रात से तमाम पाली चौकी के पुलिसकर्मी यही मौजूद है। और भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय सदस्य डॉक्टर अंजू बाला बिहार के सहरसा पहुंची, जहां उन्होंने शहर के विकास भवन के सभागार में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के SP, DM के साथ साथ कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सदस्य डॉक्टर अंजू बाला की तरफ से सभी पुलिस पदाधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर क्राइम को कंट्रोल करने की बात हो, हर बिंदु पे उन्होंने विस्तार से बात रखी। बैंक में भी इन्होंने अच्छा लोन का किया और सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें इनका अच्छा रिपोर्ट मिला। हालांकि हम उससे फिर भी एग्जामिन कराएंगे कि क्योंकि जितने स्कॉलरशिप के फॉर्म आए, जितना स्टूडेंट था उतना उसको मिल भी गया। हम खुश हैं। अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस है तो दूसरे जिलों को भी इससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा।
होगा। एजुकेशन के बिना, एजुकेशन पे ही हमें ज्ञान होगा तो ज्ञान से आज हम मीडिया आप भी हैं तो बात पूछ भी रहे हैं और मैं बात कर रही हूँ उसी के माध्यम से। इसीलिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, शिक्षा पे, क्योंकि बाबा साहब ने ही स्टार्टिंग किया था कि सपना ही हमारा वहाँ से शुरू होता है, चाहे हम खाना कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो इसीलिए जोर भी है कि एजुकेशन पे जितना हो सके फोकस करें। जो थोड़े बहुत कमियां हमें नज़र आई हैं उसे दुरुस्त कराने के लिए निर्देश हमने दे दिए हैं। बैंक में और बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड में पेपर प्लेट उद्योग का शुभारंभ हुआ और मेहंदीपुर बाजार में सत्यमोहन इंटरप्राइजेज नाम से पेपर प्लेट उद्योग का शुभारंभ हुआ है, जहां बीडीओ रितेश कुमार सिंह और थानाध्यक्ष अभिषेक भी यहां पे पहुंचे। और इस दौरान सत्यमोहन इंटरप्राइजेज के संचालक अमर कुमार ने बताया कि पेपर प्लेट उद्योग खुलने से सस्ते दाम पर ये उपलब्ध होंगी। ये माइक्रो प्लांट है यहाँ पर, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के तहत आता है। ये सराहनीय पहल है, पंचायत स्तर पर होना चाहिए इस तरह का, जिससे लोकल लेवल पर स्वरोजगार भी जनरेट हो और स्थानीय स्तर पर इसकी सुविधा भी अवेलेबल हो। सराहनीय पहल है। सत्यमोहन इंटरप्राइजेज जो कि पेपर प्लेट प्लांट है, उनका उद्घाटन किया गया है छातापुर वीडियो द्वारा। क्या कुछ मिलेगा यहाँ से? यहाँ आपको जैसे नाश्ता प्लेट हो गया, डिनर प्लेट हो गया और चाउमीन प्लेट हो गया और पानी पूरी प्लेट हो गया, और सारा आपको होलसेल रेट पे अवेलेबल हो जाएगा। थोक में जितना भी चाहिए मिल जाएगा और आपका ये जितना भी मटेरियल फैंसी से फैंसी हो मिलेगा। ये माइक्रो प्लांट है यहाँ पर, जो सूक्ष्म एवं लघु। और अगली खबर बिहार के रोहतास जिले के कोचस से है, जहां खैरा में मुख्य सड़क पे घरों का गंदा पानी बहने से नाराज सरपंच और ग्रामीणों ने यहां पे विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड नंबर 4 में पिछले 10 साल से जल निकासी की समस्या है। पिछले कई साल से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इसको लेकर गुहार भी लगाई गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ गंदे पानी में खड़े होकर इन लोगों ने स्नान करके अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। बनाओ तो नहीं, ये वाला बना ले। हम लोग अपना रोज प्रगत कर रहे हैं गंदा पानी में नहाने के लिए, इसलिए या 10 साल से विधायक या मुखिया या जिलाधिकारी महोदय कहाँ लेटर दिया गया है, बीडीओ साहब कहाँ कहा गया है, कई बार हम कह चुके हैं और गांव के लोग कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। और बच्चे, गांव के नर नारी, आप देख रहे हैं कि पूरा गांव का गंदगी के पानी में हेल कर हम लोग जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज़ाद भारत में हम लोग नहीं जी रहे हैं, गुलाम भारत में हम लोग जी रहे हैं। ये हम लोग। और खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां शहीद अशफाक उल्लाह खां स्टेडियम में नशा मुक्ति बिहार हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और पुलिस अधीक्षक यहां पे मौजूद रहे। प्रतियोगिता में बालक बालिकाओं ने 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वहीं प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। अभियान के लिए हम लोगों ने 10 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर का अलग अलग बालकों का बालिकाओं का मैराथन दौड़ कराया था। बहुत अच्छे संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। प्रतिभागियों की संख्या बहुत अच्छी थी, हमारी लगभग 400 से 500 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और दौड़ बहुत अच्छी रही है। 10 किलोमीटर में हम लोगों ने देखा है कि 40 से 45 मिनट में बालक वर्ग में जो 16 वर्ष से अधिक उम्र के थे वो लोग पहुँच गए। बालिकाओं भी इससे पीछे नहीं थी, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इससे एक संदेश दिया गया है कि नशा हमने बिहार को, किशनगंज जिला को नशा मुक्त बनाना है। ये बिहार सरकार का अभियान है, नशा मुक्ति अभियान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।